हेलो दोस्तों, कैसे हो? सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हमारी पॉलिटिकल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे प्रस्तावना या उद्देशिका बोलते हैं। आज हम आपको समझाएंगे कि स- संविधान में प्रस्तावना हमारी परीक्षा के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। कोई सी परीक्षा हो जो प्रश्न नहीं बनते, लेकिन अधिकतर प्रश्न प्रस्तावना से एक या दो प्रश्न आते ही है। संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग उद्देशिका या प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आज हम इसके बारे में आपको पढ़ाते हैं। और आप हमारी क्लास ये समझ में आया तो इससे पिछली क्लास देखिए, धीरे धीरे अच्छे समझ में आना आपका शुरू हो जाएगा। प्रस्तावना या उद्देश्य। इसके दो नाम है, एक प्रस्तावना एक उद्देश्य। प्रस्तावना भी बोलते हैं और उद्देशिका। जब संविधान सभा थी और उसमें कुछ बैठक हुई थी, जैसे पहली बैठक में स्थायी रूप से सच्चिदानंद को अध्यक्ष बनाया गया था, दूसरी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो उसी में जब तीसरी बैठक हुई थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 नवंबर 1940 को एक उद्देश्य प्रस्तुत किया था, जिसके नाम से इसे उद्देशिका बोलते हैं, क्योंकि उनके जो नियम थे, उद्देश्य थे, वे इसमें समाहित किए गए हैं। और जब ये बन के तैयार होगी, एक पूरा रूप मिल गया, तो इसको बोला हमने प्रस्तावना, यानी कि सारे इसमें कंप्लीट होगी थी। तो इसे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की थी एक प्रारूप समिति, तो उसी के नाम पे इसका प्रस्तावना रूप दिया गया था। इसमें कुछ शब्द जोड़े गए, एक संशोधन भी हुआ जो हमारी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हम पढ़ते हैं, इसे हम तीन रूप में पढ़ेंगे। पहला जो रूप होगा हमारा, एक रूप होगा इसका संविधान की शक्ति या स्रोत। आप जब पढ़े ना हमारी क्लास लिए, तो आप एक एक नोटबुक बनाइए अपनी, और जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ ना, ऐसे चित्र से बनाइए। और जो मैं बोलता हूँ वो आपकी समझ में आए तो आप नीचे पॉइंट बना के लिख लेना, क्योंकि इसमें देखो, अगर मैं सारे पॉइंट टू पॉइंट लिखूंगा तो बोर्ड छोटा, काफी टाइम लगेगा, लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। तो जब मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ यहाँ से नोट कर लेना, और जो मैं बोल रहा हूँ कुछ वो नोट कर लेना। देखो, पहला पॉइंट था, इसमें तीन रूप पढ़ेंगे। पहला संविधान की शक्ति या स्रोत। हम तीसरा रूप पढ़ेंगे प्रारूप। प्रारूप और एक पढ़ेंगे हम उद्देश्य। भाई देखो, कोई चीज भी बनती है, कोई कानून बनता है, तो उसकी एक तो शक्ति होती है, दूसरी उसका कोई रूप भी होगा कि भाई किस रूप में उसको डिजाइन डिजाइन किया गया है, या कैसे उसे सजाया है, क्या क्या क्रम है उसे पालन करने के या उसे मानने के। तो ऐसी उद्देश्य का प्रस्तावना के भी है। संविधान की शक्ति, यानी कि इसमें जो संविधान को इसने शक्ति दी है उसका उल्लेख है, किन किन वर्ड से या किन अर्थों के द्वारा, जो शब्दों के अर्थ के द्वारा शक्ति दी है। प्रारूप, क्या इसका रूप था, क्या क्या इसमें चीज लिखी हुई है, समाहित है, ये चीज हम आपको बताएंगे। तीसरा उद्देश्य, क्या इसका उद्देश्य था, कि भाई ये बनी है, बन के तैयार हो गई, हमारे भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग भी है, तो इसका कुछ उद्देश्य तो होगा। आज हम इसी के बारे में आपको पढ़ाएंगे। पहला टॉपिक है हमारा संविधान की शक्तियां या स्रोत। देखो, संविधान की शक्ति ये किससे मिली है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो उद्देश्य का पढ़ते हैं ना, प्रस्तावना, हम भारत के लोग, भारत को अखंड, संप्रभुत्व संपन्न बनाने, कुछ इन शब्दों से स्टार्टिंग है। और लास्ट में 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, यानी कि पूर्ण रूप से संविधान बन के तैयार हो गया था, वहां तक लिखी हुई है। तो हम भारत के लोग, इसमें कौन आएगी? भारत की जनता। क्या भी है? भारत की जनता। देखो, भारत का संविधान किन के द्वारा बना है?
तो भारत का संविधान जनता के द्वारा बना है। जो भारत के लोग हैं, भारत के लोग क्या, भारत की जनता, जनता से ही भारत का संविधान बना है। और किन के लिए बना है? भारत की जनता के लिए। एक दूसरे के मतलब समाहित है। देखो, किसने बनाया संविधान? जनता ने। क्यों बनाया? क्योंकि उन्हें सुरक्षा चाहिए थी, कुछ कानून चाहिए थे। सभी देखो बराबर नहीं हो, तो अमीर भी थे, गरीब भी थे, कुछ जात बड़ी थी, कुछ जात छोटी थी। इनका कुछ देश आजाद होने के बाद बहुत गरीब हो गए थे। तो सभी को क्या चाहिए था? अपना एक संविधान चाहिए था, जिसके द्वारा वे अपना जीवन यापन कर सके। तो इसका अर्थ ये हो गया। इतना समय अब पढ़ेंगे हम प्रारूप। इसके लिए मुझे रफ करना पड़ेगा। अब पढ़ेंगे हम प्रारूप। तो प्रारूप में क्या पढ़ेंगे? प्रारूप। प्रारूप में कुछ पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट है संपूर्ण, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो क्या होगा? देखो, संपूर्ण प्रभु संपन्न, यानी कि संपूर्ण माने सारा, प्रभु बने प्रभुत्व, सम्मानित, सम्मान, संपन्न, यानी कि सभी को पूर्ण सम्मान मिलेगा। इस पक्ति का अर्थ हो गया। दूसरा पढ़ेंगे हम, इस पॉइंट हो गया। अब दूसरा जो पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे? लोकतंत्र। लोक लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोकतंत्र। इसमें क्या होगा? देखो, इसमें होगा लोकतंत्र। लोकतंत्र अर्थात लोगों का शासन। भारत की जनता है, भारत की प्रत्येक लोकतंत्र, यानी कि जो उसके योग्य है वे अपना मत भी दे सकते हैं। और लोकतंत्र यानी कि जनता के द्वारा ही चुना हुआ शासन चलेगा। तीसरा है समाजवादी, समाजवाद, समाजवाद, समाजवाद। समाजवाद का अर्थ होता है समानता। समाजवाद का अर्थ है, देखो, समाजवाद को समझने के लिए जब हम आपको इतिहास पढ़ाएंगे ना, हिस्ट्री, तो उसमें हम आपको यूरोप पढ़ाएंगे, यूरोप के बारे में। तो इसमें कार्ल मार्क्स के समय समाजवाद, समानता के लिए क्या करना पड़ता था? संघर्ष करना पड़ता था। अमीर और गरीब वो के बीच फाइट होती थी, यानी कि बहुत बड़ा संघर्ष होता था। क्या लाने के लिए? समानता, यानी कि अपना हक मानने के लिए। और यहाँ तो भारत है, तो भारत में क्या है? समाज, समाज में जितने भी व्यक्ति होंगे सब समान रूप से समानता के प्रतीक होंगे। चाहे वो कोई से भी कास्ट से बिलोंग करता हो, कोई से भी धर्म से बिलोंग करता हो, वो समान होगा। तीसरा आगा, चौथा बिंदु, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। देखो, जब हमने स्टार्टिंग पढ़ाया था ना तुम्हें संविधान की विशेषता है, तो मैंने इनका अर्थ वहां भी बताने की कोशिश की बताया था तुम्हें, आप क्लास में बताया था मैंने। देखो, पंथ निरपेक्ष होता है, इसे हम एक शब्द में बोलते हैं धर्म, धर्म निरपेक्ष। देखो, जो संविधान में आपको और परीक्षा में अगर प्रश्न आता है ना कि भारत कैसा है, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, या भारत का कोई धर्म है, तो इसमें हमारा जो आंसर आंसर सही होगा पंथ निरपेक्ष। इसका अर्थ है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत का कोई धर्म नहीं है, अपने देश का कोई धर्म नहीं है। हमारा देश अनेक धर्मों, अनेक जाति और संस्कृति से मिलकर बना है। आदमी का धर्म है, देश का कोई धर्म नहीं है। इसका अर्थ है पंथ निरपेक्ष का। और इसके बाद पढ़ेंगे हम, एक और है गणराज्य, गणतंत्र। यहाँ पे पढ़ेंगे तुम गणतंत्र या गणराज्य। देखो, अर्थ इसका भी समानता है। लोकतंत्र और ये दोनों, लोकतंत्र का इसका अर्थ समान लगता है, लेकिन एक अंतर है। गणतंत्र में कह सकते हैं हम, जो भी राज करेगा, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या तो वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर जाएंगे, जाने के बाद ही वे शासन करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जैसे ब्रिटेन है, वंशाणु का शासन चलता है, बाप मर गया तो बेटा शासन करेगा, ऐसा प्रोसेस नहीं है। इसमें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनने के बाद ही शासन होगा। अभी देखो, अब एक दो रूप हो गए, एक संविधान की शक्ति हो गई, एक प्रारूप हो गया, और अब बचा हमारा उद्देश्य। तो प्रस्तावना को हमने तीन भाग में पढ़ा, बहुत मोस्ट है जी। इनका अर्थ समझ में आना चाहिए। अगर आपको इनका अर्थ
बेसिक भी पता है ना तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे परीक्षा में। अब उद्देश्य, अब पढ़ेगा उद्देश्य। उद्देश्य को पढ़ने के लिए तो उद्देश्य करते कि भाई हमने कानून बनाए, इसमें इतने शब्द जोड़े, इतने देश का हमें सहयोग मिला, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाइए, तो हम उद्देश्य पढ़ाएंगे आपको। देखो पहला उद्देश्य था इसका न्याय, पहला उद्देश्य था न्याय, कि न्याय कैसा होना चाहिए। तो न्याय को मैं 3 भाग में पढ़ाया। पहला भाग पढ़ाया उसने समाजवादी, समाजवादी न्याय, यह सामाजिक लिखो आप, समाज में। और सामाजिक न्याय, एक है राजनीतिक, और तीसरा पढ़ेंगे हम आर्थिक। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय। अब इसका उद्देश्य था, इसमें पहला ही पॉइंट रखा गया न्याय, कि न्याय कैसा होना चाहिए। देखो न्याय जो होता है, उद्देश्य में 3 प्रकार का न्याय बताया गया है। पहला न्याय सामाजिक, कि समाज में समानता है, समाज में भिन्न जाति होती है, भिन्न धर्म होते हैं, सभी को न्याय की श्रेणी में समान रूप से देखा जाना चाहिए। अर्थात न्याय में, सामाजिक न्याय में समानता होनी चाहिए, किसी के पास पक्षपात नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा है राजनीतिक न्याय। अगर किसी का उद्देश्य है राजनीति में जाने का और वह गरीब है, तो भारतीय संविधान के सहयोग से वह राजनीतिक में जैसे आम आदमी जाता है वैसे ही अपना नामकरण करा सकता है। कोई सी भी कास्ट का, कोई सी भी जात का, कोई सी भी धर्म का व्यक्ति राजनीति में भाग ले सकता है, चुनाव लड़ सकता है। तीसरा आर्थिक, न्याय करते समय कोई भी अमीरी गरीबी का तुलना नहीं होगी। एक आम भाषा में कि आर्थिक न्याय ये होगा कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसे न्याय नहीं मिलेगा, नहीं, न्याय मिलेगा उसको भी, अमीर को भी न्याय मिलेगा और गरीब को भी, किसी की आर्थिक स्थिति के तौर पर न्याय का डिसीजन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, यस, पॉइंट नंबर दूसरा, पहला हो गया न्याय, न्याय पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे समता। समता का अर्थ होता है समानता। समानता जैसे आपको शिक्षा की समानता हो गई, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें जातिवाद नहीं होगा, आने जाने की हो गई, आने जाने की ये भी समानता होगी, कहीं किसी को कोई रोक, कोई बाउंडेशन नहीं है कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। दूसरा लिंग भेद की समानता, जैसा लड़का हो या लड़की, सभी को समान शिक्षा का अधिकार है, सभी को घूमने का अधिकार है, अपनी मनपसंद कपड़े पहनने का अधिकार है, अपने जीने के रास्ते पर चलने का अधिकार है। ये समता का अधिकार है। जब हम आपको पढ़ाएंगे ना आर्टिकल, अनुच्छेद, इससे बात इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, वो अनुच्छेद के ऊपर ही होगी, तो उसमें हर शब्द और डिटेल में बताएंगे। अभी देखो आप पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं कि इसका क्या अर्थ है, तो आप बेसिक रूप में समझ सकते हैं। समानता, शिक्षा में समानता है, जैसे सभी को आने जाने की भी है, कोई भी जा सकता है, बुढ़ा में लड़का लड़की कोई भी, और लिंग भेद, लिंग में भी कोई भेदभाव नहीं होगा। तीसरा पॉइंट लिख लो, स्वतंत्र। पॉइंट है स्वतंत्र, पढ़ेंगे हम स्वतंत्र। देखो स्वतंत्र का स्वतंत्रता, स्वतंत्र बात एक ही है, स्वतंत्रता, स्वतंत्र लिखो। इसका अर्थ है अगर जब व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र होगा, यानी कि फ्री होगा, फ्रीडम होगा, वह स्वतंत्र होगा, वह अपनी इच्छा से पढ़ेगा, पढ़ने के बाद डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मास्टर बनेगा,
तो वह क्या करेगा, अपने देश का विकास करेगा, देश को शिक्षित करेगा, इंजीनियर बनेगा तो देश को अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएगा, और डॉक्टर बना तो देश के मरीजों की सेवा कराएगा, गरीबों की दवा निःशुल्क देगा सरकार के अकॉर्डिंग, और अपने देश के स्वास्थ्य की देखभाल करेगा। कब होगा, जब वह स्वतंत्र होगा। और तीसरा पॉइंट आ गया हमारा, व्यक्ति की, नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्ति की लाइट दिक्कत होती है, व्यक्ति की गरिमा। तो हर व्यक्ति की अपनी गरिमा होती है, चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब हो, हर की अपनी गरिमा होती है। इसका अर्थ हो गया व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति का सम्मान, व्यक्ति का इज्जत बोलते हैं जिसे हम गाँव भाषा में इज्जत, इसके भी व्यक्ति की गरिमा, सभी को अपनी गरिमा को रखने के अधिकार है। ये सब पढ़ाएंगे हम आपको अनुच्छेद 21, जब आर्टिकल पढ़ाएंगे ना आपको 21, आर्टिकल पढ़ाएंगे हम 21, तो इसमें तुम्हें और डिटेल से पढ़ाएंगे, कई रूप में पढ़ाएंगे कि क्या गरिमा होती है क्या नहीं। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत में एकता, भारत में एकता और अखंडता, भारत में एकता और अखंडता। तो भारत में एकता और अखंडता है, इस लाइन का अर्थ है भारत में एकता है, अगर किसी प्रकार हमारे देश में, देश पर कोई बाह्य आक्रमण हो जाए, या कोई महादेश में कोई महाबीमारी एंट्री कर जाए, तो उसमें हर जाति हर धर्म का, पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण के सभी लोग, सभी कास्ट के मिलकर अपने देश की बचाने में उसकी रक्षा करते हैं। और अखंडता होता है अलग अलग टुकड़े में बंटना, पहले हमारे देश क्या था, अखंडता एक जुड़ा हुआ था, तो अखंड है हमारा देश, सॉरी अखंड है, बिल्कुल जुड़ा हुआ, एक एकजुट बांधे हुए। क्या आपको हमने उद्देश्य बताएं, 1 2 3 4 5, 5 टॉपिक इसके बताएं। एक शब्द और है बंधुत्व, एक और वैध न्याय धुत्व, ये देखो है ना, एक है बंधुत्व, बंधुत्व इसका अर्थ है भाईचारा, कि हमारे देश में कोई सी भी जात हो, सभी जात में भाईचारा है। हर त्योहार को, हर दिवस को हम बहुत खुशी के साथ मनाते हैं, अपने भाईचारे के सहयोग से, सब मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर बनाते हैं। और कुछ इसके दो दो कुछ डेट है वे आपको याद रखनी है, जैसे देखो अभी तक प्रस्तावना में एक संशोधन हुआ, और ये आपको याद रखना है, पहला संशोधन हुआ है ये हुआ था 42वां संशोधन, कब हुआ था, 1976 में। और इसमें क्या हुआ था, 3 वर्ड जोड़े गए थे, ये ध्यान रखना आपको, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे पहला समाज, समाजवाद, दूसरा था आपका पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा था हमारा अखंडता, एक है अखंडता। देखो परीक्षा में जो प्रश्न बनता है ना, अधिकतर मैंने कुछ परीक्षाओं के पीवाईक्यू देखे हैं, तो उसमें ये प्रश्न बनता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे क्रमांक में, पहला समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष, और तीसरा अखंडता। यह ऑब्जेक्टिव मुझे लगा कि निम्न को सही क्रम में लगाइए, पहला ये हो जाएगा आपका, पहले नंबर का ये है, दूसरा और तीसरा, ये आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में ये क्रमांक पूछता है, 100% अगर आया तो इसी यहाँ से प्रश्न बनता है इसमें। और हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ, हमारा संविधान 26 जनवरी, सॉरी 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हुआ, अंगीकृत हो गया। मुझे ना प्रश्न बनाया कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ या कब बनकर तैयार हुआ है, तो 26 नवंबर 1949 को। एक और एक केस याद करना तुम्हें, देखो बैरूबरी,
बेरुबारी संवाद 1960। देखो 60 है, 619। देखो इसमें कहा गया, सर्वोच्च न्यायालय ने अपना बयान दिया कि प्रस्तावना में पहले का यह संविधान का अंग नहीं है। पहला पॉइंट था प्रस्तावना संविधान संविधान का अंग नहीं है या इसका भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। इसमें तो कहा था कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर आया हमारा केशवानंद भारती। हाँ, फिर आया हमारा ये, इसमें कहा गया कि संविधान का भाग नहीं है। ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर दूसरा केस आया केशवानंद भारती। केशवानंद भारती केरल बनाम केरल बनाम 1973। कब आए? 1973। तो इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग, कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि नहीं बदलनी चाहिए। एक बार और कहा इसमें कि इसमें संविधान केशवानंद भारती केरल बनाम में कहा गया, इसमें कहा गया कि भाई प्रस्तावना संविधान का भाग है, संशोधन हो सकता है लेकिन इसकी पृष्ठभूमि नहीं बदलनी चाहिए। ये इतनी हमारी क्लास थी आज की। धन्यवाद आपको धन्यवाद हमारी क्लास देखने के लिए। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।